हाय गुड मॉर्निंग। मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो या तो हेल्दी हैं या फिर प्री डायबिटिक स्टेज में हैं और वो ये चाहते हैं कि उनका शुगर लेवल विद द हेल्प ऑफ लो कार्बोहाइड्रेट डाइट हमेशा नॉर्मल रेंज में बना रहे और वो कभी भी डायबिटिक ना हो। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन होने वाला है वो ये कि क्या सिंपल चेंज इन डाइट यानी कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट के थ्रू मैं अपना शुगर लेवल मेंटेन रख सकता हूं हेल्दी रेंज में। Please be convinced that it is very much possible. You are not required to be diabetic at all. Your diet is your medicine. Let us be very clear about it. अब दूसरी बात, आप एक छोटा सा कंसेप्ट अगर समझ लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सीधी सी बात है कि इंसुलिन लेवल और ग्लूकोज लेवल के बीच में एक कोरिलेशन है। वो कोरिलेशन क्या है कि जितना हाई शुगर लेवल होगा यानी कि ग्लूकोज लेवल उतना ही हाई इंसुलिन होगा और वाइस वर्सा। और साथ ही एक तीसरा कोरिलेशन भी है इसके साथ, वो ये है कि ये दोनों ज्यादा होंगे तो आपका वजन भी ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि इंसुलिन फैट डिपोजिशन को प्रमोट करेगा। लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा आप फोकस करें। खाने के अंदर तीन मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और जैसे ही आप खाना खाते हैं इसका ब्लड ग्लूकोज लेवल पे कैसे असर पड़ता है ये इस ग्राफ में दिखाया गया है। तो अगर आप देखें कार्बोहाइड्रेट, जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं तो आपका जो ग्राफ है वो एकदम ऊपर जाता है, यानी कि शुगर लेवल एकदम शूट अप करता है। और ये लगभग 3 साढ़े 3 घंटे तक ये फिर नीचे आ जाता है, जहां पे आपको दोबारा फिर कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब आप प्रोटीन को देखें। प्रोटीन के केस में क्या होता है कि जैसे ही आप प्रोटीन से भरा हुआ खाना खाते हैं तो आपका जो शुगर लेवल है वो कहाँ ऊपर जाता है, लगभग 3.5 घंटे के बाद तो ये पीक पकड़ता है और लगभग ये 5 घंटे तक रहता है। समझ रहे हैं आप, 5 साढ़े 5 घंटे तक। अगर आप फैट को देखें तो फैट के साथ आप देखिए कि आपका शुगर लेवल सबसे कम बढ़ता है और ये कब तक रहता है, करीब 6 घंटे तक जाके ये फिर नॉर्मल लेवल पे आ पाता है। ब्लड ग्लूकोज का इंसुलिन लेवल के साथ डायरेक्ट कोरिलेशन है, यानी कि जैसे ही ब्लड ग्लूकोज हाई जाएगा या ब्लड के अंदर ग्लूकोज रिलीज होता है तो इंसुलिन लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ता है उसके साथ साथ। तो ये बात अगर आप समझ लेंगे तो इस ग्राफ में एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि फैट खाने से ग्लूकोज लेवल में सबसे कम स्पाइक आता है और कार्बोहाइड्रेट खाने से सबसे ज्यादा स्पाइक आता है। अगर आपको क्रेविंग को अवॉइड करना है तो आपको क्या खाना पड़ेगा, सबसे ज्यादा फैट या फिर दूसरे नंबर पे प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली ग्लूकोज स्पाइक को अवॉइड करने के लिए अवॉइड करना जरूरी है। अब मैं आपको उन फूड आइटम्स के बारे में बताऊंगा जो आपको छोड़ने पड़ेंगे। ऑब्वियसली, अनफॉर्चुनेटली ये बड़े बड़े अट्रैक्टिव आइटम हैं, बड़ा पाव, समोसा, टिक्की, जलेबी, पेस्ट्रीज, फ्रेंच फ्राइज, में कितने नाम लूं क्योंकि इंडिया में सभी कुछ मिलता है। ये आपको रेस्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे, हफ्ते में एक दिन शायद आप इनको खा पाएं कंट्रोल के साथ। वो भी इसलिए कि कहीं आप एक शुगर क्रेविंग के शिकार ना हो जाएं और उस हालत में क्या होगा कि आपने 10 दिन तक अपने आप को रेस्ट्रिक्ट किया और 11वें दिन आपने भरपूर खाया और सारा जितना बेनिफिट अभी तक आया था वो चला गया। तो आई डोंट वांट टू क्रिएट दैट सिचुएशन। बट कैन समबडी टेल मी कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं सब वो खराब हैं और आप किसी को भी नहीं खा सकते? नहीं, आपकी जो प्रेफरेंस होगी वो बेसिकली होगी हाई फाइबर कार्बोहाइड्रेट। जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उनमें हाई फाइबर होता है, मिनरल्स, विटामिन होते हैं, तो वो सब आप खा सकते हैं। नट्स और सीड्स आप खा सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत ही मॉडरेट इंसुलिन स्पाइक आएगा। आलू या फिर राइस, व्हाइट राइस, जिनमें अच्छा खासा स्टार्च होता है या और कोई स्टार्ची सब्सटेंस आपको अवॉइड करने पड़ेंगे। देयर इज नो डाउट अबाउट।
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। बेसिकली हमारी डाइट में तीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जिसके बारे में हम आज बात कर ही रहे हैं, प्रोटीन और फैट। अब आप देखें कि हमारी डाइट का कितना परसेंटेज एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 40 to 55, और प्रोटीन कितना 10 to 15% और फैट कितना 25 से 35% तक। अब हमें करना क्या है? आई डोंट वांट टू हैव ए वेरी बिग चेंज बिकॉज यू आर नॉट diabetic. You are basically pre-diabetic or you are healthy and you want to maintain that status. And if you are pre-diabetic, you want to bring it down. That's the only requirement and that we can do so easily. So what you have to do is carbohydrate आप lower range पे आइए, आप 40% कार्बोहाइड्रेट कीजिए, बाद में जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप होती है आप उसको 30% पे भी लेके आ सकते हैं, बट इमीडिएटली उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह प्रोटीन आप हायर रेंज पे लेके आइए, यहाँ पे आपको ये 15% पे लाना पड़ेगा, और फैट को आपको हायर रेंज पे 35%। जब आप ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना लेंगे तो उसमें क्या होगा कि आप देखेंगे कि आपकी जो डाइट है वो ऑटोमेटिकली इस रेंज में आ जाने वाली है कि आपका कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 ग्राम पर केजी पर डे, मे बी 4 ग्राम पर केजी पर डे, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। प्रोटीन आपका 0.80 ग्राम पर केजी पर डे पे आ जाएगा, और फैट आपका ऑलमोस्ट 1 ग्राम पर केजी पर डे पे आ जाएगा, और आपका ये पूरा बैलेंसिंग हो जाएगा डाइट का कंपोजिशन। नो कंफ्यूजन अबाउट दैट। प्रोटीन का इंसुलिन स्पाइक्स जो रिलेशनशिप है मैंने आपको ऑलरेडी ग्राफ में दिखा दिया। एनुअल प्रोटीन हो या प्लांट प्रोटीन हो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब मैं एक पॉइंट आपका क्लियर करना चाहता हूं बिकॉज काफी लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि बाई एनी चांस उन्होंने अगर हायर प्रोटीन ले लिया अपनी डाइट में तो उनकी मसल्स बन जाएंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। प्रोटीन आपका मसल बिल्डिंग में तब हेल्प करेगा जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे, एक तो ये बात। और बाय एनी चांस अगर आप एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं तो किडनी पे थोड़ा सा प्रेशर आएगा। और तीसरी बात, एक्स्ट्रा प्रोटीन हमेशा शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी और वो आपके इंसुलिन लेवल को बढ़ाएगी। तो आपने देखा होगा जो मैंने आपको बताया कि 0.8 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से आपको लेना है, तो उसमें बहुत ज्यादा चेंज पॉसिबल नहीं है प्रोटीन में। तो अल्टीमेटली आके हमें फैट के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ेगा। जो भी कार्बोहाइड्रेट आप कम लेंगे उतना आपको फैट के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एक बात तो क्लियर है कि जितना आप कार्बोहाइड्रेट कम करेंगे उतना आपको फैट से कंपनसेट करना पड़ेगा। लेकिन फैट में आप क्या खा सकते हैं? आपको सैचुरेटेड फैट एक्चुअली प्रीफर करने पड़ेंगे, देसी घी, बटर, अंडा, कोकोनट। कोकोनट भी बहुत अच्छा है, कोकोनट ऑयल। दे आर स्टेबल, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं और बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे हैं। वो दिन चले गए जब लोग बात करते थे कि देसी घी खाने से या सैचुरेटेड फैट खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। प्लीज डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप। इसके अलावा नट्स और सीड्स और उनके ऑयल्स शुड बी प्रिफर्ड। वेजिटेबल ऑयल्स generally not preferred because they are unstable and they are inflammatory, और इनमें ओमेगा 6 भी होता है। ये जो यहाँ पे मैंने तीन एक्चुअली बताए हैं, सेफ्लॉवर ऑयल, सोयाबीन ऑयल और कॉर्न ऑयल, इनको जनरली अवॉइड करने की रिकमेंडेशंस रहती हैं। So let us revise the typical Indian middle class eating habits or the diet plan. So breakfast what generally we have aloo paratha. So obviously aloo is out, honestly. I'm sorry, but it is out. Now paratha you can have with besan ka paratha or anything like that. You can have vegetables inside in case you are looking for stuffed paratha. Okay, you can use desi ghee, should not be a problem. Curd again is good, low fat or full fat, whatever you prefer is not a issue. Eggs very good, especially boiled egg. Tea, coffee, but without sugar. Juice again, but limited quantity. Generally they have fiber, so it's not a big issue. Upma is all right. Beaten rice, sorry, pohe, what you call that in Pune and around. So pohe generally it's a rice, so you have to avoid it. But in case you wish to take it, then add lot of nuts into that. That germinated sprouts, good. Puri sabji. Now sabji is good because it has got a high fiber carbohydrate content, especially green vegetables. Potato you can't put it there.
Puri, again, you ought to have it, may have it, but in limited quantity, and if preferred, you can have, I don't know, jawar bajra ki puri ban sakti hain kya, but if that is the choice, please go ahead with that. Whole wheat toast at the most, otherwise avoid it. Paneer, again, you can have it. Cottage cheese in paratha should not be a problem. Now, lunch, again, I generally don't prefer wheat. I go for bajra and jowar. Quantity you will have to reduce, honestly. Rice is totally out, but brown rice is in. And once the brown rice is there, you will not be able to eat it as much as you can have rice. Okay. Dal is protein. Go ahead. Sabji, I have already mentioned. Curd, salad, you should have in adequate quantity. Adequate quantity means almost a plate full. Sabudana, unfortunately, is out because it has got lot of carbohydrate. Germinated sprouts are in, cottage cheese is in, chicken or fish is in. Okay. And generally, the point which I am trying to drive here is that you ought to analyze the carbohydrate or the sugar content of the food before you decide to go ahead with that. That is the criteria. I hope you like the video. I'll see you in next video. Thank you so much.